हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो, चकाचक हो, जोरदार हो, बहरंट हो, एकदम कतई है। शानदार। हाँ जी। तो रणथंभौर के चौहान अपन ने शुरू कर दिए हैं। और ये चौहान वंश अपन ने शुरू कर दिया है। इसके अंदर चौहान वंश में अपन ने क्या कर लिया है अभी? सांबर वाली कर लिए है पिछली कक्षा में। ठीक है। अब अपन करेंगे कहाँ के? रणथंभौर के। फिर उसके बाद जालौर के, फिर उसके बाद में बूंदी, कोटा और सिरोही। ठीक है। तो ऐसे करके चौहान वंश अपना अगले 2-3 कक्षा के अंदर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो चले फिर आगे। तो पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि निम्न में से कौन सा रणथंभौर के चौहान वंश का सॉरी संस्थापक था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तुम थी, गोविंदराज, मूलराज, वसुदेव या सोमेश्वर? तो देखो, क्लास में मैंने समझाया था और बता देता हूं एक बार और। पृथ्वीराज, थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसका तराइन का सेकंड वर्ड होता है ना? तराइन के सेकंड वॉर के अंदर हार जाता है। अब इसके बाद में क्या है, इतिहासकारों के दो फांट हो रखे हैं। एक तो वो है जो चंद्रबरदाई वाला जो सीन है उसको पूरा मानते हैं कि दोनों के बीच में वॉर हुआ, देन फिर इस तरह से कुछ हुआ कि वो एक तीर चलाया, दोहा बोला चंद्रबरदाई ने, उसको समझ करके, और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान अंधा हो गया था बाद में। एक तो वो फांक है। दूसरी फाड़ ऐसी है जो ये मानती है कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है। और इसके प्रमाण के रूप में ये कहा जाता है कि इस एरिया के आसपास जहां उनका शासन था वहां से सिक्के मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, जिसमें एक तरफ तो गौरी है और दूसरी तरफ चौहान, पृथ्वीराज चौहान की फोटो, और एक तरफ गौरी की फोटो। तो उससे पता लगता है कि चौहान ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इसके बारे के अंदर जो दूसरा मत है वो ये कहते हैं क्रॉस के अंदर कि मोहम्मद गौरी ने अपने एटीट्यूड, अपना जो सेल्फ उसका सेटिस्फेक्शन था, अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसने ऐसा किया। बाकी क्योंकि वो चाहता था कि चौहान क्या उसकी अधीनता स्वीकार करे, लेकिन चौहान ने प्राण देना स्वीकार किया लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करी। तो उसने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सिक्के डलवाए। ठीक है। अच्छा। और फिर इन्हीं इतिहासकारों का मत है कि इस तरह से, लेकिन ज्यादा दिनों तक चौहान जो है अधीनता स्वीकार कर नहीं पाया और उसकी डेथ हो गई। देन उसके बाद में उसका बेटा था गोविंद, वो गोविंद राज को, जो मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसके पास चला गया और ऐबक ने क्या है उसको छोटी सी जागीर दे दी। ठीक है। रणथंभौर के आसपास गोविंद राज को, गोविंद राज ने यहीं से क्या है चौहान वंश की दूसरी शाखा जो है रणथंभौर के चौहान, वहां की नींव डाली। तो ये मत है इतिहासकारों के अलग अलग, लेकिन बात यह है, इतना तो तय है कि पृथ्वीराज चौहान का बेटा था गोविंद राज। अब वो कैसे भी हो युद्ध के अंदर वो जीत गया, बच गया, अधीनता स्वीकार करी कैसे भी, लेकिन फाइनली उसी ने ही रणथंभौर में जाकर के और रणथंभौरों के चौहानों की शाखा की नींव डाली। तो रणथंभौर के जो चौहान है वो शाकंभरी के चौहानों से खून के हिसाब से, ब्लड रिलेशन के हिसाब से अलग नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का बेटा ही रणथंभौर के चौहानों का वंशज कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक। वासुदेव तो चौहानों का संस्थापक था, पूरे चौहान वंश का। ठीक है ना?
गोविंदराज रणथंबोरों के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चले आगे, चलो तो रणथंबोर के किस चौहान शासक ने रजिया सुल्तान का सेनानायक था मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी? रजिया सुल्तान, रजिया गुंडों में फंस गई वाली रजिया है। वास्तव में एक पूरे सल्तनत काल के अंदर एक लेडी आई थी जिन्होंने कुछ टाइम के लिए शासन किया। इल्तुतमिश के वंश से संबंधित थी, उसकी बेटी थी ये। तो पुत्र को योग्य ना होने या पुत्र ना होने की वजह से उसने रजिया को सुल्तान बनाया, जिससे सरदार सारे नाखुश थे कि एक लड़की, एक औरत क्या सुल्तान बनेगी, लेकिन सुल्तान से वो सुल्ताना बन गई। ठीक, और उसने 4 साल के आसपास शासन भी किया। तो रजिया सुल्तान का एक सेनानायक था मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी। उसको रणथंबोर के एक चौहान शासक ने परास्त किया था युद्ध के अंदर। तो वो कौन था? ये प्रश्न वहां से उठ के आते हैं जहां पे राजपूत प्रतिरोध सिलेबस में लिखा रहता है ना, मुस्लिमों से राजपूतों का प्रतिरोध। वाघभट्ट, वीर नारायण, जैत्र सिंह या पद्मनाभ, कौन था वो? बताओ कौन था? तो देखो, जैत्र सिंह है नहीं, पद्मनाभ है नहीं, अब वाघभट्ट और वीर नारायण के अंदर से एक है। तो सही आंसर लगाओ जरा। इसका आंसर है वाघभट्ट। वाघभट्ट था जिसने रजिया सुल्तान के सेनानायक मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी को युद्ध में परास्त किया। वीर नारायण ने भी क्या है, कई अ, मुस्लिम आक्रांताओं को परास्त किया था, लेकिन वाघभट्ट ने ये काम किया। आगे चलो। सुल्तान नासिरुद्दीन, सुल्तान कौन? दिल्ली का सुल्तान। उसका सेनानायक उस समय बलबन था। बलबन बाद में खुद सुल्तान बना, लेकिन उसके शासन काल के अंदर बलबन ने रणथंबोर के विरुद्ध अभियान मारे, यानी कि अभियान किए, जीतने की कोशिश की। तो उसने कितनी बार रणथंबोर को विजय करने की कोशिश की थी, लेकिन वो विजय कर नहीं पाया। ऐसा ही हाल इसका मेवाड़ की तरफ हुआ था। तब मेवाड़ का शासक जेत्र सिंह का बेटा तेज सिंह था। तेज सिंह ने बलबन के आक्रमण को विरुद्ध विफल कर दिया। तो बलबन ने क्या है, फिर दोबारा मेवाड़ की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन बलबन जब सेनानायक था नासिरुद्दीन का, तब उसने रणथंबोर पे भी आक्रमण किए। उसने 1247-48, 1252-53 और 1256-57 के बीच में उसने 3 बार रणथंबोर को विजय करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, ये प्रश्न इस तरह से पूछा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस कालक्रम के अंदर कोई सा भी अवधि दे दे, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बलबन ने कहाँ पे आक्रमण किया था इस टाइम के ऊपर। तो 52-53 के अंदर तो उसने मेवाड़ पे भी किया था और रणथंबोर पे भी किया था। उस समय नागौर के आसपास का सूबेदार था वो। ठीक है ना। और मेवाड़ में उस समय तेज सिंह का शासन था मेवाड़ के अंदर, और रणथंबोर के है 3 बार उसने आक्रमण किए, लेकिन वो सफल नहीं। ठीक है, आगे चले। जलालुद्दीन की सेना के द्वारा 1290 ईस्वी में आक्रमण करने पर झाइन की रक्षा करते हुए अमीर का कौन सा सेनानायक मारा गया? जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, अलाउद्दीन एक दो साल बाद में आ जाएगा, 1291-92 में आता है। ठीक है ना। लेकिन तब तक जो है जलालुद्दीन ही रहता है। तो रणथंबोर पे विजय करने की बहुत कोशिश की थी जलालुद्दीन ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद अलाउद्दीन ने भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फाइनली क्या है, जो घर के भेदिए थे रणमल रतिपाल, उनकी वजह से सारा का सारा मामला बिगड़ गया। बहरहाल, तो झाइन जो है मैं आपको बता देता हूं। जैसे
थोड़ी देर के लिए समझ लो, जैसे राजस्थान का अपना मैप है, तो यहाँ पे सवाई माधोपुर है, रणथंबोर जो है सवाई माधोपुर के अंदर ही है, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली है, ये दिल्ली का एरिया, डी है और ये आर है, रणथंबोर। तो दिल्ली से नजदीकी है, ठीक। यहाँ पे ये जो किला है बहुत सुदृढ़ किला है, तो यहाँ पे जो भी बनता है सुल्तान, उसकी नजर पड़ती है यहाँ पे कि बहुत पास में, कभी भी हमारी शक्ति को चुनौती दे सकता है और हमारी जो सत्ता वो बिखर सकती है ना। तो इसलिए इनके बैक टू बैक रणथंबोर के किले पर आक्रमण करने की कोशिशें करते रहते हैं। रणथंबोर के पास में ही झाइन का किला है, ठीक है, इसको जे बोला, झाइन का किला, ये रणथंबोर में ही पड़ता है। आपसे ये पूछ ले कि झाइन का किला कहाँ पर है, तो रणथंबोर के अंदर, सॉरी सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर ही झाइन का किला पड़ता है, सीमा के पास। तो जब अलाउद्दीन ने क्या रणथंबोर के किले तो विजय करने के लिए सेना भेजी, तो उससे पहले झाइन पड़ता है ना। जैसे हमने यहाँ देखा जालौर है, तो जालौर के दुर्ग से पहले सिवाना का किला प्राप्त करना जरूरी है कि नहीं। ये प्राप्त कर लिया तो ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जब यही प्राप्त नहीं हो पाया तो ये तो बहुत दूर की बात है ना। जैसे वो होता है ना कि आपको इससे यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले मुझसे गुजरना होगा, तो वो ये रणथंबोर किले को विजय प्राप्त करने से पहले झाइन से होकर गुजरना पड़ता। तो झाइन पे आक्रमण किया, ठीक है ना। यहाँ पे हमीर का एक सेनानायक था, है ना, वो मारा गया कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए यहाँ पे अधिकार हो गया था, लेकिन फिर वापस से झाइन को अपने कब्जे में ले लिया था शासक ने, ठीक। तो ये था गुरुदास, ये हमीर का सेनानायक था जो झाइन के किलेदार था उसका। तो कुछ टाइम के लिए क्या है कि जब आक्रमण हुआ तो उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया, जलालुद्दीन के अधिकार के क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद के अंदर वापस से झाइन पर हमीर कब्जा कर लेता है। लेकिन इस बीच के अंदर गुरुदास मारा जाता है। ये मैंने क्लास लेते वक्त बताया था कि ये रणथंबोर के चौहान वंश में हमीर का जो चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज को अपन करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर मुसलमानों से राजपूत प्रतिरोध में अलग से लिखा हुआ हमीर, ठीक है। तो कुछ छोड़ना नहीं है इसमें, इस पूरे वॉर का जो प्रकरण है वो अपन को देखना है। ये क्या है, शुरू हो गया था, ये 1290 से अब शुरू हो गया है रणथंबोर को लेने का, और ये 1301 तक चलता रहा। 11 साल तक क्या है कोशिश चलती रही इसको लेने की, लेकिन फाइनली बैटल जो है वो 1301 के अंदर उसका रिजल्ट आया, ठीक है। और इससे पहले भी कई बार कोशिश की लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। तो गुरुदास था, ध्यान रखना। लेकिन ये गुरुदास कब था, 1290 के अंदर। एक व्यक्ति और आएंगे बाद में हमीर की तरफ से जो इस युद्ध के अंदर खेत हुए थे, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन अलग है, वो 1299 का, ठीक है। 1290 के अंदर जब जलालुद्दीन ने आक्रमण किया तब गुरुदास मारा गया, ठीक। बाद में जब अलाउद्दीन आक्रमण करता है तब एक व्यक्ति और मारा गया। तो इनमें डिफरेंस थोड़ा कर लेना, ये झाइन कॉमन रहेगा तब भी, ठीक है ना। चलो आगे चलो। निम्न में से किसने रणथंबोर दुर्ग के बारे में ये कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। हुआ क्या था कि क्या कई बार कोशिश कर लिया, ठीक है, इसने रणथंबोर का घेरा भी डाला। अब ये बैठा रहा घेरा डाल करके, कुछ नहीं हुआ इससे। बहुत टाइम तक इसकी सेना बैठी रही, कोशिश करती रही, लेकिन रणथंबोर के विजय किले को प्राप्त नहीं कर। तो इसका एक सेनानायक था, उसने ये किले यहाँ से क्या है अपना पैरा उठा के दिल्ली जाने वाला था, यहाँ से ठीक निकलने वाला था। कौन था, जलालुद्दीन था ये, ठीक। इसका आंसर आएगा जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। तो उठा के जाने वाला था। इसका एक सेनानायक था मलिक मलिक करके, उसने इसको राय दी जलालुद्दीन को कि साहब ऐसा है कि आप है ना ये घेरा मत उठाओ और हमीर से युद्ध करो, उसको इस किले को फतेह करो और हमीर को परास्त करो। तो कोशिश करता रहा लेकिन हुआ नहीं। फाइनली क्या है, फिर उसने मलिक को जवाब दिया कि देख ऐसा है, वो खींच करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, वो अंगूर खट्टे वाली बात है ना, अंगूर हाथ आए नहीं तो खट्टे हैं, तो चीज नहीं मिली तो बोले बेकार है, अपने काम की नहीं, अब है मैं पसंद ही नहीं करता ऐसी चीजें। तो वैसे क्या, जब रणथंबोर किला इसके हाथ नहीं लगा तो इसने खींच करके बोला कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता, और ये करके परेशान होकर आगता होकर के और एक घेरा उठा लेता और वापस दिल्ली निकल लेता, ठीक है। तो ये जलालुद्दीन खिलजी था जिसने ये शब्द कहा था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से
किस किले के बारे में ये कथन जलालुद्दीन द्वारा कहा गया कि मैं से 10 किलों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता? तो वो कौन था? रणथंबोर का दुर्ग, रणथंबोर का किला है। ठीक है, कथन किसका है? जलालुद्दीन का। कौन सा रेफरेंस चल रहा है इस समय? कौन शासक है? तो हमीर शासक। ठीक है ना, हमीर देव चौहान। एक हमीर मेवाड़ वाले भी हैं, ये हमीर देव चौहान। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चला आगे। निम्न में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का रणथंबोर पर आक्रमण का कारण? भाई रणथंबोर के ऊपर आक्रमण का कारण क्या था, है ना? तो कौन कौन सा था? रणथंबोर में शक्तिशाली विरोधी शक्ति का होना सल्तनत के लिए चुनौती था। मालवा पर नियंत्रण रखने के लिए भी इसका सैनिक महत्व था। दिल्ली से दक्षिण जाने का मार्ग राजस्थान होकर ही जाता था, या ओवरऑल ऑल ऑफ द अबोव। तो देखो अभी मैंने अभी आपको समझाया, ये देखो रणथंबोर का दुर्ग ये रहा, और ये रहा दिल्ली, ये रहा आर, ये रहा डी, है ये दिल्ली है और ये रणथंबोर है। तो बिल्कुल नजदीक है, तो कभी भी चुनौती दी जा सकती। तो पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट। दूसरा, दिल्ली से मालवा अगर जाना है, ये वाला एरिया मालवा का, ठीक है ना, वर्तमान मध्य प्रदेश पकड़ लो आप, थोड़ा राजस्थान, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, अधिकांश मध्य प्रदेश, हल्का सा राजस्थान। ठीक, यहां से अगर जाना हो मालवा की तरफ, तो ये मार्ग भी क्या रणथंबोर से होकर निकलता है, तो इसका सामरिक महत्व हो गया, है ना। दिल्ली से दक्षिण में जाओगे तो भी, और यहां से अगर क्या है नजर रखना हो, चाहे मेवाड़ पर हो चाहे मालवा पर हो, ठीक, मेवाड़ से फिर आगे गुजरात की तरफ, तो भी क्या है इसका सामरिक महत्व बनता है। इसलिए क्या रणथंबोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने की लालसा बनी रही थी इनकी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीनों, ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा सुभेद दुर्ग था, मुसलमानों की आंख में बिल्कुल चुभता रहता था कि यार कैसे भी करके हमारे हाथ में आ जाए। तो उसकी क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से, थोड़े स्ट्रेटेजिक दृष्टि से सही रहता है। जैसे आज भी अगर भारत की जो सीमाएं जहाँ लगती है, तो वहां पे हमने चौकियां बना रखी है ना, है ना। किसी एक चौकी के ऊपर किसी पड़ोसी मुल्क अगर आक्रमण कर देता है तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। रीजन वही है कि अगर आपने ये भी चौकियों के अगर बिल्कुल नजदीक अगर कोई दुश्मन बैठा है, तो फिर वो क्या कभी भी घात लगा करके हमला कर सकता है ना। तो सामरिक महत्व की दृष्टि से जरूरी था उनका रणथंबोर पर आक्रमण करना। तो रणथंबोर का महत्व दिल्ली के लिए ये था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। बात समझ में आ गई? सही है, एक नंबर को दिमाग में बैठ रही ना बात, एक ही नंबर। अभी एक एमसीक्यूज के थ्रू पूरा रणथंबोर का चौहान खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है ना, जितने प्रश्न बनते हैं यहाँ से वो सब लेके चल रहे हैं, बीच बीच में जैसे जैसे समझाने की बात है वहां समझा देते हैं। ऐसे क्या है, खेल ही खेल के अंदर आपके एमसीक्यूज भी हो जाते हैं और आपका सिलेबस भी हो जाता है, टॉपिक भी कवर हो जाता है। सही तरीका है ना ये? एकदम एक ही नंबर तरीका है कि नहीं है? तो किस मंगोल विद्रोही को शरण देने पर, है ना, मंगोल विद्रोही तात्कालिक कारण भी बताते हैं। देखो, मंगोल विद्रोही को शरण देकर हमीर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। कौन था वो जिसको शरण दी थी अमीर ने? अब रणथंबोर के मैंने आपको इतने सारे कारण गिना दिए आक्रमण करने के। अब अलाउद्दीन क्या है, खिल गद्दी पे बैठ जाता है, यही अलाउद्दीन ये जालोर पे भी आक्रमण करता है, ये मेवाड़ पे भी आक्रमण करता है और ये रणथंबोर पे भी आक्रमण करता है। तो इसका एक सेना नायक था, मंगोल सेना नायक, ठीक है ना। ये क्या है, किसी बात को लेकर के दोनों बैठे रहते हैं। तो अलाउद्दीन क्या है, किसी बात को लेकर के इसकी मजाक उड़ा देता है अच्छी खासी, ठीक, मंगोली था ये। तो ये नाराज हो जाता, नाराज होकर के ये भाग लेता वहां से। भाग करके क्या करता है, रास्ते के अंदर 2 शिविर लगे रहते हैं, उलुग खां और नुसरत खां, इसके सेनापति हैं अलाउद्दीन के। तो उनके शिविरों को लूट लाट लेता है, लूट करके अपने साथियों के साथ में ये भाग के कई लोगों से शरण मांगता है कि अलाउद्दीन अब मेरे पीछे पड़ रहा है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। लेकिन कोई इसकी रक्षा को करने को तैयार नहीं होता। फिर ये हमीर के पास जाता है। तो हमीर के पास जो होता है कि ठाकुर साहब, बाबूजी, जान बचा लो मेरी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हमीर क्या है, वही क्षत्रिय परंपरा, क्षत्रिय परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। और मोहम्मद शाह रहता है इसका नाम, ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी।
मंगोल विद्रोही किसका? अलाउद्दीन का। अमीर क्या है, मोहम्मद शाह को शरण दे देता है। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन उससे बोलता है कि तू क्या है, जो शरणागत तूने ले रखा है उसको दे दे वापस, नहीं तो मैं क्या है सबको उखाड़ फेंकूंगा। अमीर मना कर देता है कि भाई ये मेरी शरण में आ गया, क्षत्रिय परंपरा मेरे धर्म के हिसाब से इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब चाहे मुझे जवाब देता है चाहे मुझे पूरी दुनिया से युद्ध करना पड़ जाए, लेकिन मैं मोहम्मद शाह आपके प्राणों की रक्षा करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा क्षत्रिय धर्म। इसलिए तो कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फड़ा एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। सिंह सवन यानी सिंह क्या है, जीवन में एक बार बच्चों को जन्म देता है। सतपुरुष वचन, जो सतपुरुष जो सच्चे सज्जन लोग होते हैं वो एक ही बात को एक बार बोलते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते, पलटते नहीं है। कदली फड़ा एक बार, केले का या केली का जो वृक्ष है वो एक ही बार क्या फल देता है। जो स्त्रियां होती हैं उनके एक ही बार उपटन लगाया जाता है, यानी एक ही बार उसकी शादी होती है। वैसे ही अमीर क्या है, जो कोई चीज विचार करता है तो वो एक ही बार करता है, दोबारा नहीं सोचता उसके बाद। एक बार सोच लिया जो सोच लिया, अमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ठीक है, तो अमीर ने कह दिया भाई अब आपकी प्राणों की सुरक्षा मेरी तो मेरी, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पूरी दुनिया से युद्ध करना पड़ जाए, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूं। तो वो खतरा मोल ले लेता है, युद्ध होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो आखिर तक नहीं झुकता है और प्राणों की रक्षा करता है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब मोहम्मद शाह कहता है कि साहब मैं चला जाता हूँ उसके पास के अंदर, आपके बहुत सारे सेनानायक मारे गए हैं, मेरी वजह से इतना रायता फैल गया है, मुझे जाने दो। अमीर क्या वो समय बना कर देता है कि देख मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया है, तो इस वचन को मैं मरते दम तक निभाऊंगा, चाहे हो जो हो। तो चलो ठीक है भाई, ओके, फिर सेंटिकाई हो रहे हो, ऐसे है बात। ठीक है, तो मोहम्मद शाह था ये मंगोल विद्रोही, इसका नाम ध्यान रखना आप, अलाउद्दीन का साथी था पहले और उसके बाद के अंदर ये अमीर की शरण में आ गया। तो तात्कालिक कारण यही था, लेकिन इससे पहले मैंने रणथंबोर के दुर्ग पे आपको बता चुका हूं कि इतने सारे रीजंस थे उसके, जिसकी वजह से रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण करना लाजमी था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को। क्योंकि ये तो चलो इसने अमीर ने तो मोहम्मद शाह को एक बार अभी शरण दी है, लेकिन इससे पहले जलालुद्दीन था, इससे पहले नासिरुद्दीन था, वो क्या एक बार अटैक कर है नहीं, रणथंबोर के सामरिक महत्व की वजह से ही अटैक किया। ठीक है, मोहम्मद शाह तात्कालिक कारण। अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण करने हेतु किस सेनानायक को भेजा? मैंने कहा था 1299 में फिर से आक्रमण होगा, तब ये बदल जाए। पहले जलालुद्दीन था 1290 में, ठीक है, जलाल 1290 में जलालुद्दीन था, अलाउद्दीन आ गया 1299। इसके 1-2 साल 1290 के बाद में शासक बन जाता है अलाउद्दीन। तो किस सेनानायक को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए? उलुग खां, अलप खां, नुसरत खां या औलौद? तो अभी मैंने आपको बाद में बताया कि 2 शिविर को लूट के ले गया था मोहम्मद शाह, तो वो उलुग खां नुसरत खां का शिविर लगा रखा, तो ये दोनों तो है। अब ऑप्शन के हिसाब से जब 2 ही सही हो गए तो डी आ जाएगा इसका आंसर। इन तीनों को भेजा था, तीनों का नाम ध्यान रखना। क्लास में मैं बता रहा था आपको कि नाम जरूर ध्यान रखना, कहीं से भी कुछ भी उठा करके पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है 4 दे दे, 5 3 दे दे, चौथा और दे दे कि निम्न में से कौन सा नहीं था। तो इन तीनों को याद रखना जरूरी है, ठीक है। उलुग खां नुसरत खां को तो ध्यान रखना ही रखना है, अलप खां को भी ध्यान रखना, ठीक है बात। अलाउद्दीन के 1299 में रणथंबोर पर आक्रमण करने पर अमीर ने अपने किस सेनानायक को भेजा था? कि जैसे क्या है, अलाउद्दीन ने उधर से आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है ना, तो पहली फुर्सत के अंदर अमीर ने भी क्या अपने दोनों सेनानायकों को भेजा था। ये 2 सेनानायक थे, धर्म सिंह और भीम सिंह, ठीक। जय सिंह नहीं था, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, इन दोनों को भेजा था। फिर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि गड़बड़ हो जाती है, तो अभी देखते हैं, देखिए आगे समझते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, धर्म सिंह और भीम सिंह इन दोनों को भेजा, ठीक। उधर से 3 सेनानायक आ रहे हैं, किसके? अलाउद्दीन के, नुसरत खां, उलुग खां, अलप खां। इधर से अमीर के गए हैं 2, दोनों के अभी तक आमने सामने फाइट नहीं हुई, अलाउद्दीन के और अमीर के आमने सामने नहीं हुआ अभी तक, सेनापति लड़ रहे हैं।
ठीक है। अलाउद्दीन के 1299 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अमीर का कौन सा सेनानायक मारा गया? अब क्या होता है 1299 के अंदर, जैसे ही क्या है, इन तीनों उलुग खां, नुसरत खां और अलप खां, ठीक है, ये तीनों के नेतृत्व के अंदर तुर्क सेना आती है। इधर से अमीर की तरफ से धर्म सिंह और भीम सिंह जाते हैं, ठीक। अब इन दोनों की सेनाओं के बीच में फाइट होती है, लड़ाई होती है रणथंभौर पहुंचने से पहले ही, जाइन के आसपास। जाइन, फिर से जाइन आ गया। तो यहाँ पे क्या है, अमीर की जो सेना रहती है धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में, वो इस तुर्क सेना को परास्त कर देती है, भगा देती है इसको मार मूर करके। तो यहां से मतलब ये बैटल जीत जाता है कुल मिला के अमीर 1299 में, और तुर्क सेना, दिल्ली की सेना हार जाती है। अब यहां से क्या होता है, जब ये सेना, राजपूत सेना जब वापस आ रही होती है रणथंभौर की तरफ जाइन से, तब लौटते हुए वक्त क्या होता है, थोड़े बिखर जाते हैं कि चल तू चल आगे चल, मैं आ रहा हूं। तो ऐसे क्या होता है, धर्म सिंह जो होता है वो थोड़ा आगे निकल जाता है और भीम सिंह थोड़ा पीछे रह जाता है, कुछ ऐसा होता है। उस दौरान क्या होता है, धर्म सिंह थोड़ा सा पीछे, भीम सिंह थोड़ा पीछे रह जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये जो सेना है इनकी, तुर्कों की सेना, ये लौटते हुए वक्त के ऊपर अटैक, घात लगा करके अटैक कर देती है भीम सिंह के ऊपर, और भीम सिंह मारा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1299 के अंदर रणथंभौर पे जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तो हमीर का भीम सिंह जो सेना नायक था वो मारा गया। अब इस बात से क्या होता है साहब, हमीर जो है वो नाराज हो जाते हैं, दुखी, पहले तो दुखी होते हैं, होने ही थे, इतना अच्छे सेनापति को मैंने खो दिया, धर्म सिंह और भीम सिंह। ठीक, इसमें से भीम सिंह जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो हमीर क्या शुद्ध हो जाता, नाराज हो जाता, गुस्से में आ जाता, और इसकी मृत्यु का जो ठीकरा है तो धर्म सिंह के सर पे मर दिया जाता है। ये बोलता है कि तेरी वजह से मर, ये जो भीम सिंह मारा गया है, धर्म सिंह तेरी वजह से मारा गया है, अगर तुम क्या है, तू अगर ठीक से काम करता तो मारा नहीं जाता। और इस गुस्से के अंदर वो क्या, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कर देता है, प्रशासनिक चेंज कर देता है, किसी को कहाँ, किसी सेना नायक को काम लगा देता है, किसी को कहाँ लगा देता है। इस वजह से थोड़ी सी बाद में गड़बड़ होती है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, अभी इसी दौरान क्या होता है, इस धर्म सिंह का बेटा होता है एक भोज। ठीक है, ये भोज जा करके और अलाउद्दीन के पास चला जाता है कि साहब क्या है, आप आक्रमण करो उसके ऊपर, मैं आपके साथ हूं। मतलब ये धर्म सिंह का ही बेटा है जो चला जाता है अलाउद्दीन के पास। ठीक है, या यूं मानो कि धर्म सिंह अपने बेटे को भेज देता है, कुछ भी होता है, लेकिन कंफर्म नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये पता है कि भोज गया था, भोज अलाउद्दीन की शरण में चला गया। ठीक है, प्रकरण समझ में आ गया। 1299 के अंदर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, नुसरत खां, अलप खां और उलुग खां के नेतृत्व में। इधर से भीम सिंह, धर्म सिंह गए, इन्होंने जीता, है ना, तुर्की सेना को भगा दिया। फिर लौटते हुए वक्त के ऊपर जो भीम सिंह था उसके ऊपर आक्रमण हुआ और वो मारा गया, जिससे हमीर जो है बहुत नाराज हुआ, और उसकी मृत्यु का जो बोझ है, या ऐसे कहे कि उसका जो कारण है, वो माना किसको, धर्म सिंह, कि तेरी वजह से मारा। गुस्सा में आ गया, काफी सारे उसने चेंजेस किए, और इसी दौरान जो है धर्म सिंह का जो बेटा है भोज, वो जाकर के अलाउद्दीन के पास में मिल जाता है। ठीक है, प्लॉट समझ में आ गया, कहानी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, फिल्म चल रही है मस्त टकाटक एकदम। चलो आगे चलो। रणथंभौर के किले को घेरने के उपक्रम में अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया। अब देखो क्या होता है, अभी भोज चला जाता है, ये सेना वापिस चली जाती है, गुस्से में आ जाता है अलाउद्दीन। ठीक है ना, तो सेना को भाई 2-3 बार कोशिश कर चुका, नहीं जीता, फिर दोबारा से क्या, बड़ी सेना, एक और बड़ी सेना उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में भेजता है दोबारा से रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए। और इनको क्या होता है, प्रारंभिक विजय मिल जाती है। प्रारंभिक विजय का मतलब ये हुआ कि कुछ समय के लिए जो नुसरत खां और जो उलुग खां हैं, इनके नेतृत्व में जो तुर्कों की शाही सेना है, वो रणथंभौर के ऊपर अल्पकालिक, रणथंभौर के मतलब जाइन के किले में विजय प्राप्त कर लें, थोड़ा से आगे जाते हैं, घेरा वेरा डाल। ठीक है ना,
कौन सी विजय? प्रारंभिक विजय, अल्पकालीन रूप से। तो पट्टा ये जो रहता है ना उलुग खां, ये हमीर को एक संदेश भिजवाता है। उलुग खां प्रारंभिक विजय मिल गई इतनी कितनी मेहनत करने के बाद में, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया इसका। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद में क्या है, इसने बाबू साहब को लेटर भेजा है। लेटर में क्या लिखता है? लेटर में ये लिखता है कि देख तू तेरे प्राण, अमीर को बोलता है उलुग खां कि अमीर तू तेरे प्राणों की अगर रक्षा चाहता है तो क्या है, जो अभी इतना नुकसान हुआ है लड़ाई भड़ाई का, उसके बदले तू थोड़ा सा दंड दे और अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर, और जो तेरी बेटी है वो अलाउद्दीन को सौंप दे, यानी उसका ब्याह करा दे। ये कहता है ये इसको लेटर में, इसको हमीर को बोलता है। तो हमीर को तो आप जानते ही हो, तो हमीर क्या है, जवाब देता है इसको कि देख वो उंदरे तो इतना फुदक रहा है ना, तेरा जन्म ही खत्म कर दूंगा मैं, तो दोबारा जन्म नहीं लेगा, ऐसा बुरी मार मारूंगा तेरे को मैं। और तू जा और तेरे बादशाह को बोल दे, तेरे सुल्तान को बोल दे कि अगर हिम्मत ही है ना, अगर मुझसे मिलना ही है तो अब हमारी मुलाकात जो है वो रणभूमि में होगी। अब रणभूमि में देख लेंगे कि कौन किसकी अधीनता स्वीकार करता है, कौन किसको जिंदा छोड़ता है, कौन किसको मारता है। ठीक, तो जा और तेरे बाप को बोल दे जा करके कि उसका मुकाबला अमीर से है और मुझसे मिलना है, अगर ये सारा कुछ चाहिए तो फिर आकर के मैदान में मिले हैं, ये रहा घोड़ियार, ये रहा मैदान, आजा बोले तो ऐसे करके काम होता है। थोड़ा टाइम के लिए होता है, इधर से अमीर अपने सेनानायकों को भेजता है, फिर इनके जो इन्होंने अल्पकालिक रूप से विजय की थी उसके ऊपर धावा बोलती राजपूत सेना, और इसके अंदर से जो नुसरत खां है, ठीक है, इसकी गुद्दी पकड़ के उड़ा देते हैं इसको, यानी कि मारा जाता है। बस प्लॉट समझ में आ गया। पहले कहानी ये चल रही है, प्रारंभिक विजय मिल गई है, इसके अंदर उलुग खां एक लेटर भेजता है, लेटर का जवाब मिलता है, ठीक है। और फिर से दोबारा से क्या है, रणथंभौर किले को जब घेरा जाता है तो हमीर की सेना आक्रमण करती है, राजपूत सेना नायक आक्रमण करते हैं और नुसरत खां की गर्दन उड़ा देते हैं, मार देते हैं उसको। जैसे ये मारा जाता है अफरा तफरी मच जाती है, फट जाती है इनकी। अरे भाई बोली ये क्या हो गया, तो ये फिर भाग जाते हैं वापस ये भाग करके कहाँ चले जाते हैं, वापस दिल्ली चले जाते हैं। अब जैसे इसको पता लगता है अलाउद्दीन को ये बात, बिदक जाता है वो बुरी तरह से, फिर ये खुद आता है। अब आता है अलाउद्दीन प्लॉट के, खुद आता है सेना लेकर के, मैं जाता हूँ, पार नहीं पड़ेगी तुम बच्चों से, मुझे जाने दो। तो सुल्तान खुद आता है। फिर तो रणथंभौर के किले का घेरा डालने के क्रम में नुसरत खां मारा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। बात समझ में आ गई? चलो आगे। निम्न में से किसने अलाउद्दीन से मिलकर अमीर के साथ विश्वासघात किया? अब यहां पे चोट हो जाती है अमीर के साथ, अमीर तो भरोसा करता ही है। अब क्या होता है, जो रणथंभौर का किला है, इस रणथंभौर किले के सामने की पहाड़ी जो होती है, इस पहाड़ी के ऊपर अलाउद्दीन आकर के घेरा डाल लेता है, ठीक है, अपना शिविर लगा लेता है, ठीक है, और इस रणथंभौर के दुर्ग को विजय करने की कोशिश करता रहता है। इसको लगाते लगाते साल भर हो जाता है, 1 साल से ज्यादा निकल जाता है, लेकिन कोई पार नहीं पड़ती। ठीक, ये बिल्कुल ही सफल नहीं हो पाता। ठीक है, शायद लगता है इमेज चली गई है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आवाज तो आ ही रही होगी, है ना? तो आवाज सुनते रहो, देखो। तो अब क्या होता है, अमीर भी कहता है कि 1 साल हो गए इसको पड़े हुए, परेशान हो गया। यहाँ पे क्या, हम भी परेशान तो हो ही रहे हैं तेरी वजह से, तो तू तेरा जा और तेरा काम कर। ठीक, तो कुछ मामलों की एक वो होता है समझौता या संधि टाइप का प्रस्ताव कि ठीक है अब क्या है, अभी हो गया जो हो गया, देख मोहम्मद शाह को तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन तो यहां से चला जा, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बात खत्म कर। तो ऐसे करके क्या है, एक आदमी होता है रणमल, रणमल इसका मंत्री होता है, इसका अमीर का। ये इसको क्या है, संधि करने के लिए भेजता है अमीर को अलाउद्दीन के पास, और ये विश्वासघाती रहता है, और ये जाकर के अलाउद्दीन से मिल जाता है।
ये सपना लेकर के क्या हमीर के बाद के अंदर रणथंभोर किला हमारा हो जाए, और इसका साथी रहता है रतिपाल। ये दोनों ही रहते हैं, रणमल और रतिपाल। ये दोनों जाकर के क्या अलाउद्दीन से मिल जाते हैं, ये सपना लेकर के, ये सोच करके कि रणथंभोर का किला, रणथंभोर के ऊपर हमारी विजय रहेगी, हम हमीर के बाद में हम शासन करेंगे, यहाँ हम राजा बनेंगे। तो ये दोनों ही थे जिन्होंने विश्वासघात किया। फिर उसके बाद के अंदर ऐसा होता है कि रसद सामग्री जो होती है उसके अंदर कमी पड़ जाती है ना, और जो कुछ गुप्त रास्ते होते हैं जहाँ से वाटर सप्लाई वगैरह होती है वो सारे के सारे अलाउद्दीन को बता दिए जाते हैं। तो ऐसे करके क्या है, अलाउद्दीन किले के अंदर मतलब अंदर प्रवेश करने की स्थिति आ जाती है इसकी। और जो हमीर होते हैं, फिर हमीर देव और जो उनकी रानियां और जितने भी सेनानायक होते हैं सब मिल करके किले के फाटक जो होते हैं वो खोल देते हैं और युद्ध के अंदर कूद जाते हैं मैदान में। तो इन दोनों के विश्वासघात की वजह से फाइनली क्या है, ऐसा हुआ कि बैटल हमीर देव चौहान हार गए, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। और ऐसा हमने हर जगह देखा है, मेवाड़ में भी हमने देखा, वहां भी क्या है भेदिया था। ऐसे हमने अब जाके जालोर में भी देखेंगे हम, वहां पे भी ऐसा ही हुआ। सिवाना के दुर्ग का जो है वो किस तरह से हुआ, वहां पे क्या है जो पानी का सोर्स होता है उसके अंदर गाय का खून मिला देते हैं, है ना। और ऐसे ही जब मेन जो किला होता है उसका पीछे का रास्ता जो होता है वो दिखा दिया जाता है, तो फिर एंट्री कर लेते हैं उसके अंदर, जालोर के दुर्ग के अंदर। तो ऐसे जो भेदी हैं, भेदियों की वजह से सारा खेल बिगड़ा है, बाकी ऐसा हो नहीं पाता। बहरहाल तो ये दोनों थे, इनका ध्यान रखना नाम, ठीक है, रणमल और रतिपाल। आगे चलो। रणथंभौर पर आक्रमण के बाद किसके नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर व्रत के द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। जैसे बताया, जब अब लगा कि हाँ अब कुछ नहीं है, गेट के फाटक खोल दो, अब लड़ेंगे मरेंगे, तो फिर गेट के फाटक खोल दिए गए। हमीर देव चौहान उसमें शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, और इनकी जो पत्नी थी उन्होंने जौहर व्रत किया, ठीक है। तो कौन थी वो पत्नी? रंगा देवी थी, चांद देवी थी, कोमल देवी थी, रूपा देवी। तो इनकी पत्नी का नाम था रंगा देवी, ठीक है। रंगा देवी ने जौहर किया, अपने अस्तित्व की रक्षा की, अपने धर्म की रक्षा की 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। और यहाँ पे साका होता है, पुरुष जो होते हैं वो केसरिया बांध लेते हैं और महिलाएं जौहर कर लेती हैं। ये जो है राजस्थान का पहला साका है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला साका है राजस्थान का। इसके बाद में 1303 के अंदर चित्तौड़ के अंदर रानी पद्मावती और रतन सिंह, ठीक है, उस समय साका होता है, वो राजस्थान का सेकंड साका होता है, दूसरा होता है, और चित्तौड़ का पहला। चित्तौड़ का फर्स्ट, चित्तौड़ में 3 साके हुए, ठीक है, रंगा देवी के नेतृत्व में होता है। आगे चलो। राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? यही बात जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बता दी है, बहुत आसान सी है। बताओ अब जरा, 1300, 1301, 1302, 1303 राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? अब ये भी बताया जस्ट, बताओ भाई कब हुआ राजस्थान का पहला साका है? नहीं बताओगे? देखो क्लोज ऑप्शन है, ध्यान रखना। 1303 के अंदर राजस्थान का दूसरा साका होता है, पहला साका 1301 ईस्वी के अंदर होता है। इसको ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। 1301 पहला साका राजस्थान में कब हुआ? 1301 ईस्वी के। रणथंभौर में विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने दुर्ग जो है वो किसके नियंत्रण में रखा? विजय प्राप्त कर लिया अलाउद्दीन ने, ठीक है, तोड़फोड़ मचाई, वो करते ही हैं सारे के सारे फिर बाद के अंदर। तो अलाउद्दीन ने दुर्ग को किसके नियंत्रण में रखा था, किसको दिया था? उलुग खां, अलप खां, नुसरत खां, कोई नहीं। तो देखो नुसरत खां तो मारा ही जा चुका पहले ही, अलप खां को भी नहीं दिया, ठीक है। तो उलुग खां जो है इसके नेतृत्व के अंदर रणथंभौर का दुर्ग रखा गया था, इसको दे दी, इसकी संभला दी, इसको सूबेदार बना दिया। इसका आंसर है ए, उलुग खां। मारा गया था नुसरत खां, ठीक है। आगे चलो। अब देखो जैसे ही क्या है, अब ये आप सोच रहे होंगे वो रणमल रतिपाल का क्या हुआ, उन भेदियों का क्या हुआ? तो रणमल और रतिपाल को क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ के और इन दोनों को भी डेथ वारंट दे दिया, यानी कि इनको भी मृत्यु के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन ने कहा कि जब तुम्हारे स्वामी के सगे नहीं हुए,
जिसके तुमने दोनों सेवा की, उसके नौकरी में रहे, वो तुम पे ऐसा अंधविश्वास करता था, तुम उसके सगे नहीं हो तो तुम मेरे क्या सगे हो? मौका मिले तुम मुझे भी धोखे दे दोगे, बात भी सही है। तो उसने क्या, रणमल लतीपाल को मौत के घाट उतारा। बढ़िया किया, खैर ये काम तो खैर इसने सही किया। अब हमीर ने क्या है, रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। तो किसकी स्मृति में करवाया था? वाघभट्ट की स्मृति में, पूर्वज की स्मृति में करवाया किसी की में? वाघभट्ट, वीर नारायण, जैत्र सिंह या पद्मनाभ? तो चारों ही चौहान वंश से संबंधित है। तो हमीर के जो पिताजी थे वो थे जैत्र सिंह, ये भी बड़े प्रखर योद्धा थे, बड़े योद्धा थे ये। जैत्र सिंह थे, जैत्र सिंह मेवाड़ वाले अलग हैं, ठीक है ना। जैत्र सिंह कई आएंगे, 3 जैत्र सिंह आते हैं इंपॉर्टेंट जैत्र सिंह, एक तो मेवाड़ वाले, एक हमीर ये वाले, और एक और आएंगे आगे जब बताएंगे। तो जैत्र सिंह इनके पिताजी थे। जैत्र सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था रणथंभौर पे, ठीक है। तो 32 वर्षों के इनके शासन की स्मृति के अंदर इन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया रणथंभौर में, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो वाघभट्ट नहीं, वीर नारायण नहीं, पद्मनाभ भी नहीं, जैत्र सिंह, ये जैत्र सिंह चौहान है जो हमीर के पिताजी, ठीक है। ध्यान रहेगी बात। हमीर ने कई यज्ञों का आयोजन भी करवाया था, कई कोटि यज्ञों का आयोजन करवाने वाला माना जाता है उसको। तो उनके जो यज्ञ करवाए गए वो किसकी देखरेख में हुआ, किसके कंट्रोल में हुआ था, किसके नियंत्रण में, किसके सुपरविजन के अंदर वो यज्ञ हुए थे? यानी कि इनके दरबार से संबंधित कौन से पुरोहित थे वो, जिनकी देखरेख के अंदर इन्होंने इतने सारे यज्ञ करवाए? पंडित विश्वरूप, पंडित जनार्दन, पंडित विश्वमोहन, पंडित जगमोहन। बताओ जरा। तो ये है, इनका आंसर आ जाएगा ए, पंडित विश्वरूप। पंडित विश्वरूप के नेतृत्व के अंदर, उनके देखरेख में, उनके सुपरविजन के अंदर कई सारे कोटि यज्ञों का निर्माण, कोटि यज्ञों का आयोजन हमीर ने करवाया था अपने शासनकाल के दौरान। ध्यान रखना, एक ही नाम है विश्वरूप, ठीक है, पंडित विश्वरूप। तो इस तरह से हमारा चौहान वंश समाप्त हो जाता है। शुरुआत में हमने गोविंद राज से शुरू किया, चौहान वंश के संस्थापक से लेकर के, और हम हमीर तक पहुंचे, एंड तक। हमीर की मृत्यु के बाद में रणथंभौर का चौहान वंश समाप्त हो। तो ऐसे करके रणथंभौर के चौहान हमारी कक्षा में फिनिश हो जाते हैं, आपकी कक्षा पूर्ण हो जाती है, ठीक है जी। तो वो आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, जितना पढ़ रहे हो उससे ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक। और एग्जाम में जाके लठ रोप दो, पास हो जाओ, नौकरी लग जाओ जय राम जी की, ठीक है। तो बस मिलते हैं वो अपन अगली कक्षा के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।